So let's begin. Today's topic is chemical thermodynamics. First question: which of the following expressions is true? कौन सा रिलेशन, कौन सी इक्वेशन करेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट रिलेशन में बोला है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस. क्या ऐसा बोलना सही है? अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कराने के लिए अपन को 1 मोल ग्रेफाइट, 1 मोल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की जरूरत होगी. और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी. ठीक है, अगर इन दोनों रिएक्शंस को अपन देखें तो ऐसा तो डेफिनेटली नहीं कह सकते कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो सेकेंड वाली रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज का हाफ होगा. ऐसा कहना ठीक नहीं होगा. तो फर्स्ट रिलेशन सही नहीं है. सेकेंड वाला इक्वेशन अगर देखें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट तो जीरो ही होता है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस भी जीरो होता है. तो ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एसेंशियली जीरो है. ये बात भी सही नहीं है. कंपाउंड को फॉर्म करने का एंथैल्पी फॉर्मेशन नॉन जीरो ही होगा. ये दोनों ही एक्सप्रेशंस इनकरेक्ट हैं. थर्ड वाला देखिए. थर्ड वाले में भी इफेक्टिवली वही बात कह दी, कुछ वैसे ही जैसी फर्स्ट में कही है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस जीरो होता है. ठीक है, तो CO और CO2 का एंथैल्पी फॉर्मेशन बराबर बोल दिया, विच इज नॉट करेक्ट. तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, वो सही होना ही चाहिए. यहाँ पर ये जो C लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सोचो. कंबशन. कंबशन को रिप्रेजेंट करता है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का कंबशन करेंगे तो उसका ऑक्साइड बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों एंथैल्पीज ऑफ कंबशन अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा. चलिए करके देखते हैं. फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करने पर CO2 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड में कार्बन ग्रेफाइट बचेगा. O2 में से हाफ O2 सब्ट्रैक्ट होने पर भी हाफ O2 बचेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड राइट हैंड साइड पर आ जाएगा. ठीक है, ये वही रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाएगा. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अगर इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -25 किलो कैलोरीज है, इसके अलावा भी कुछ बातें गिवन है. CH की बॉन्ड एनर्जी CCl से 20 किलो कैलोरीज ज्यादा है. HH और HCl की बॉन्ड एनर्जीज इक्वल है मैग्नीट्यूड में. तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताना है क्या होगा. इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? मान लो इसको मैं H2 से रिप्रेजेंट करूं तो डेल्टा H2 नॉट फाइंड करना है. डेल्टा H1 अपन को गिवन है. ठीक है, तो डेल्टा H2 को बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं. बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स. अब HH और HCl की बॉन्ड एनर्जीज बराबर होती हैं. HH और HCl की अगर बराबर होती हैं तो इसको भी अगर HCl मान लिया जाए तो ये बन जाएगा DCCl माइनस DHCl. नव्या ऐसे लिख पाएंगे ना? एक DHH कैंसिल करवा सकते हैं, DHCl के बराबर है इसलिए. ठीक है, तो ये चीज हमको फाइंड करनी है. अब ऊपर वाली रिएक्शन में देखते हैं क्या गिवन है. एंथैल्पी चेंज -25 किलो कैलोरीज है और वो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा जा सकता है.
4 times DCH plus DClCl minus 3 times DCH carbon hydrogen bonds plus DCCl plus DHCl. ये CH है, ये भी CH है, कैंसिल हो जाएगा, एक DCH बचेगा। ठीक है, DCCl, DClCl है, DCCl यहाँ पर है, ऐसा कुछ आ रहा है। और क्वेश्चन क्या दे रहा है अपन को, CH की बॉन्ड एनर्जी CCl से 20 किलो कैलोरीज ज्यादा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी से 20 किलो कैलोरीज ज्यादा है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 किलो कैलोरीज है। अगर ऐसा है तो DClCl माइनस DHCl की वैल्यू माइनस 45 किलो कैलोरीज हो जाएगी। और आप देखिए यही क्वांटिटी ऊपर वाले रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी है। मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज माइनस 45 किलो कैलोरीज हो जाएगा। इस तरह से अपन को रिलेट करना पड़ेगा, दो रिएक्शंस को आपस में गिवन डेटा को ही रिलेट करना होगा। सेकंड ऑप्शन सही है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, जो जो गिवन है उसको यूज करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करिए, सोचिए। अगर ये चीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है बेंजीन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और इस तरह का सिंबल एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल को। इसका मतलब यही मानना पड़ेगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल मिनिमम हीट बी रिलीज्ड, किस रिएक्शन में सबसे कम हीट रिलीज होगी। अगर आप सारी रिएक्शंस देखें तो सारी रिएक्शंस इफेक्टिवली कंबस्शन रिएक्शंस हैं। सब में 15/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, सब में 3 मोल्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बन रहा है। बस फर्क इसी बात का है कि एक कुछ केसेस में बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड लिया है, कुछ केसेस में बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिया है, किसी केस में CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है, किसी केस में CO2 को मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखाया है। तो आपको डिसाइड करना है कि किस केस में मिनिमम हीट रिलीज होगी। थोड़ा सोचिए। Anyone willing to tell the answer? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन होना चाहिए। चलिए सोचते हैं। देखो ये सारी की सारी रिएक्शंस कंबस्शन रिएक्शंस हैं, और कंबस्शन रिएक्शंस हमेशा कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होती हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट्स का जो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, एंथैल्पी लेवल है, वो लोअर है, रिएक्टेंट्स का पोटेंशियल एनर्जी लेवल हायर है। ठीक है, तभी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। पर ये भी दिमाग लगाओ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है या रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड लोअर होता है पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे ही CO2 के लिए भी लिख सकते हैं। CO2 का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो वो हायर होगा एनर्जी में। ठीक है, तो ध्यान से समझें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के मुकाबले रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है, इसको लोअर बनाना पड़ेगा, तो ये हाइब्रिड है। और जितना इनमें डिफरेंस होता है उसको अपन रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ऐसे ही मान लो ये हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करता है और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। ठीक है, प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल एनर्जी लेवल लोअर है रिएक्टेंट से,
इसलिए प्रोडक्ट्स को नीचे की तरफ दिखाया है। तो सबसे कम हीट उस रिएक्शन में रिलीज होगी, कॉमन सेंस की बात है, सबसे कम हीट उस रिएक्शन में रिलीज होगी जिसमें प्रोडक्ट अपने लेस स्टेबल फॉर्म में लिया बनाया जाए और रिएक्टेंट अपने मोर स्टेबल फॉर्म में लिया जाए। अगर रिएक्टेंट अपने मोर स्टेबल फॉर्म में लिया जाए और प्रोडक्ट अपने लेस स्टेबल फॉर्म में बनाया जाए तो कम हीट रिलीज होगी, लेस हीट रिलीज्ड। और अगर रिएक्टेंट अपने लेस स्टेबल फॉर्म में लिया जाए, प्रोडक्ट अपने मोर स्टेबल फॉर्म में बनाया जाए तो सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी, मैक्सिमम हीट रिलीज्ड। क्या आप ये बात सोच पा रहे हो? तो रिएक्टेंट जो बेंजीन है वो अपने मोर स्टेबल फॉर्म में लें और प्रोडक्ट अपने लेस स्टेबल फॉर्म में बनाएं तो गैप कम रह जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सबसे कम हीट कौन से रिएक्शन में रिलीज होगी? फर्स्ट वाले में। और सबसे ज्यादा हीट कौन से रिएक्शन में रिलीज होगी? अगर ऐसा पूछा होता, सबसे ज्यादा हीट कौन से रिएक्शन में रिलीज होगी? फोर्थ ऑप्शन। तो वो फोर्थ है। रिएक्टेंट लेस स्टेबल फॉर्म में लो, प्रोडक्ट मोर स्टेबल फॉर्म में बनाओ तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। खैर, एज ऑफ नाउ आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन दे रखा है। रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस में बदलने के लिए ये एंथैल्पी चेंज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ P4O10 दे रखा है। What will be the enthalpy of formation of the standard state, मतलब reference state chosen as red phosphorus instead of white phosphorus? आप जानते हैं फास्फोरस के लिए रेफरेंस स्टेट कौन सा वाला एलोट्रोपिक फॉर्म लिया गया है? व्हाइट फास्फोरस। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स हैं फास्फोरस के, उनमें ज्यादा स्टेबल रेड फास्फोरस होता है। तभी आप देखिए रेड फास्फोरस से व्हाइट फास्फोरस जब ले जा रहे हैं तो एंथैल्पी राइज हो रहा है, एंथैल्पी फॉल नहीं हो रहा है, which shows that white phosphorus is higher in enthalpy than red phosphorus. Dion, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये एक एक्सेप्शन है एक्चुअली। मोस्टली तो अपन मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म को ही रेफरेंस स्टेट लेते हैं, बट फास्फोरस एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर लेस स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म को रेफरेंस स्टेट माना गया है, व्हाइट फास्फोरस को। ठीक है, अगर रेड को ही माना गया होता तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता? इस बारे में थोड़ा सोचकर बताइए। तो ये जो एंथैल्पी फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है इसको इस तरह से लिखेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर P के फॉर्म में लिखा है, P4 नहीं लिखा है, तो अपन को भी ऐसे ही लेकर चलना पड़ेगा। 4P white plus 5O2 gives P4O10 solid। इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1 नॉट, वो अपन को दिया हुआ है -2894 किलोजूल्स पर मोल। अब सोचो 4P रेड से 4P व्हाइट तक जाने का क्या एंथैल्पी चेंज होगा? इसके बारे में भी क्वेश्चन बता रहा है। 1 मोल रेड फास्फोरस को 1 मोल व्हाइट फास्फोरस में बदलने के लिए 20 किलो जूल्स हीट, सॉरी 18 किलो जूल्स हीट रिक्वायर्ड होती है। तो 4 मोल्स ले लेंगे तो 4 टाइम्स 18 किलो जूल्स रिक्वायर्ड होगी। और अगर इन दोनों को भी ऐड कर लूं तो अब फास्फोरस अपने रेड फॉर्म में आ गया है, gives P4O10 solid। इस पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -2894 प्लस 72 किलो जूल्स हो जाएगा, which is -2822 किलो जूल्स पर मोल। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता अगर अपन ने रेड फास्फोरस को रेफरेंस स्टेट माना होता। ठीक है, -2822, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। आगे बढ़ते हैं। हाँ संगम बोलो।
सर जब फास्फोरस वाइट रेफरेंस स्टेट में था तो भी हम ऑक्सीजन का 0 ले रहे थे। हाँ, वो और जब वो रेफरेंस रेड स्टेट नहीं में बदला है, केवल फास्फोरस का ही रेफरेंस स्टेट बदला है, ऑक्सीजन का नहीं बदला। ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में ही रेफरेंस स्टेट माना जा रहा है। ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट अभी भी O2 गैस है, फास्फोरस का व्हाइट से बदल के रेड कर दिया है, एक का ही रेफरेंस स्टेट बदला है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक है, आइडियल है, एक्सपैंड कर रही है एडियाबेटिकली एट इनिशियल टेम्परेचर T against a constant external pressure of 1 atmosphere from 1 liters to 2 liters. Find the final temperature. इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन फाइनल टेम्परेचर के लिए सही है, सोच के बताइए। देखो, एक तो होता है एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जिसमें PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। लेकिन ये प्रोसेस जो क्वेश्चन में बताई है वो रिवर्सिबल नहीं है। ये कैसे पता कि रिवर्सिबल नहीं है? वो इस वाले हिस्से से पता चल रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसके होने के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग्स नियरली इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहते हैं, उनका प्रेशर हर समय बराबर रहता है। लेकिन यहाँ तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, जबकि गैस 1 लीटर से 2 लीटर जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि अंदर वाला प्रेशर भी कांस्टेंट बना रहा है? जब गैस एक्सपेंड होती रही तो इंटरनल प्रेशर चेंज हुआ या कांस्टेंट रहा? इसका जवाब है डेफिनेटली चेंज हुआ है। इंटरनल प्रेशर हैज kept on changing but the external pressure has remained constant. इसका मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर नहीं थे, एक फाइनाइट डिफरेंस था जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड कर रही थी। अगर डिफरेंस नहीं होता तो गैस एक्सपैंड क्यों करती? तो गैस एक्सपैंड प्रेशर डिफरेंस के कारण ही कर रही थी। एक्सटर्नल प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वो इंटरनल प्रेशर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेसेस के होने के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग्स हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, हर स्टेज पर उनके प्रेशर्स ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। सो दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई नहीं होगा, अप्लाइज ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाइए रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो फिर इस एडियाबेटिक का हम क्या यूज करें? यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर क्या होगा? 0। ठीक है, और इस सिचुएशन में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर होगा, जिसके लिए अपन लिखते हैं -P एक्सटर्नल डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, डेल्टा V 2 लीटर्स -1 लीटर, अगेन 1 लीटर है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है 1 लीटर एटमॉस्फेयर विद अ नेगेटिव साइन। एक्चुअली सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वर्क करने में खत्म हो रही है, इसलिए डेल्टा यू नेगेटिव है। ठीक है, इसी डेल्टा यू को आइडियल गैसेस के लिए हम हमेशा NCV डेल्टा T लिख सकते हैं। फॉर एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस हम ऐसा लिख सकते हैं। ये याद रहना चाहिए। बस यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा, -1 लीटर एटमॉस्फेयर, CV की वैल्यू 3/2 R NR डेल्टा T। मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV इज 3/2 R। 1 मोल गैस है, N की वैल्यू 1 मोल्स, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.082, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम लीटर्स में लिया है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया है, और जब ये यूनिट्स होती हैं वॉल्यूम और प्रेशर की, तो R कौन सा यूनिट, R की क्या वैल्यू ली जाती है? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन।
बस यहाँ से डेल्टा टी आ रहा है जिसको अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख सकते हैं, और टी इनिशियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी है, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो गया -1/3/2 0.082। बस यहाँ से अपन ऑप्शंस देख के मार्क कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है, थर्ड ऑप्शन सही है, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। फाइनल टेम्परेचर इज इनिशियल टेम्परेचर -2/3 टाइम्स 0.082। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ये पहचानना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत ऑप्शन मार्क कर सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ संगम बोलो। सर ये तो चलो ठीक है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं थी, लेकिन जो हमने डेल्टा यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगाया, ये तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस में ही डिराइव होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में नहीं या नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस में। एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क होता है, ये प्रोसेस फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस में तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाते हैं, और फिर आप इसको इस तरह से लिख देते हो माइनस पी डेल्टा वी, और इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर को बराबर मान लेते हो। अदरवाइज वर्क हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ होता है। सोचो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो और इंटरनल प्रेशर नॉन जीरो हो, तो वर्क डन 0 होगा या नॉन जीरो? एक्सटर्नल प्रेशर इज 0 एंड इंटरनल प्रेशर इज नॉन जीरो, वर्क डन 0 होगा या नॉन जीरो? तो सिस्टम सराउंडिंग्स पर वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, वैक्यूम के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना होता है। ठीक है ना, तो ये तो वर्क का फॉर्मूला हमेशा ही वैलिड है, ये तो सबसे सिमिलरली बेसिक एनसीवी फॉर्मूला है। डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी हम आइडियल गैसेस पर अप्लाई करते हैं, आइडियल गैसेस पर, नॉन आइडियल गैसेस पर नहीं। ठीक है, ओके सर। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज बताना है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करके बताइए। तो ये है कंबस्शन की रिएक्शन, इसका एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहलाएगा, लेकिन वो फॉर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज फाइंड किया जा रहा है। CO2 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -400 है, H2O के लिए -300 है, राउंडेड ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट्स में एक के लिए तो 0 है, वो थर्मोकेमिकल या थर्मोडायनेमिक सी लेवल पर है, और ग्लूकोज के लिए -1300 है। तो ये सब कैलकुलेशन अगर करी जाए, -2400 -1800, तो ये हो जाता है -4200। इसमें ये ऐड कर दें तो +2900 किलो जूल्स, सॉरी -2900 किलो जूल्स। क्या यही इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर थोड़ा सा और क्लोजली देखो, यहाँ पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज बोला है, पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये जो वैल्यू आई है ये तो पर मोल ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, और 1 मोल ग्लूकोज में कितने ग्राम्स होते हैं? 180 ग्राम्स। मतलब अगर 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम होंगे तो इतनी हीट रिलीज होगी स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो 1 ग्राम से कितनी होगी? अगर 180 ग्राम से इतनी हो रही तो 1 ग्राम से कितनी होगी, उसके लिए डिवीजन करना पड़ेगा। 290 अपॉन 18, 145 अपॉन 9। ठीक है, 145 अपॉन 9 कितना हो जाएगा? लगभग 16 हो जाएगा। 16 -16 किलो जूल्स पर ग्राम। थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। कर लिया था ये क्वेश्चन? होपफुली कर लिया होगा। 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
The enthalpy of atomization of graphite is the same as its enthalpy of sublimation. Atomization किसको बोलते हैं? किसी भी सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में बदलने के लिए, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, कैसे भी फॉर्म में हो, उसको गैसियस एटम्स में बदलने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। क्या यही ग्रेफाइट का सब्लिमेशन भी है? सब्लिमेशन Yes, में sir. क्या करते हैं? सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलते हैं। तो एटमाइजेशन और सब्लिमेशन यहाँ पर सेम आ रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन इज द सेम एज इट्स एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आयोडीन का एटमाइजेशन करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? क्या I बनेगा? to gas. I gas. 2 I gas. बनेगी, 2 moles of iodine gas। और सब्लिमेशन करेंगे तो I2 gas. I2 गैस। सब्लिमेशन में अपन I2 की आइडेंटिटी नहीं बदलेंगे, I2 को I2 ही रखेंगे। फिर फर्दर बॉन्ड ब्रेक करने पर 2I गैस बन पाएगा। ठीक है, तो क्या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सेम है आयोडीन के लिए? नो सर। नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। 8th क्वेश्चन, दिस वन, ये तो आसान होना चाहिए। Which of the following reactions will you expect entropy change to be closest to zero? Entropy change reactions को देखकर नॉर्मली सबसे पहले डेल्टा Ng के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है ना, डेल्टा Ng जिन रिएक्शंस में जीरो हो, क्या उनका एंट्रोपी चेंज भी एग्जैक्टली जीरो होगा? क्या ये कहना सही है? सर एग्जैक्टली तो नहीं, पर लगभग। हाँ, स्मॉल पॉजिटिव या स्मॉल नेगेटिव होगा। डेल्टा Ng जीरो है तो भी एंट्रोपी चेंज होने के दूसरे कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, डेल्टा Ng जीरो डज नॉट इम्प्लाई डेल्टा S विल बी जीरो, बट इट विल बी स्मॉल। डेल्टा Ng नॉन जीरो होने पर एंट्रोपी में ज्यादा चेंज आता है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन में डेल्टा Ng जीरो है, तो डेल्टा S विल आल्सो बी स्मॉल। थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी गैस बन रहा है, तो वहां पे भी डेल्टा Ng में नॉन जीरो चेंज है और एंट्रोपी में भी सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। सेकेंड ऑप्शन में भी एंट्रोपी में कुछ तो पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा बट क्लोज टू जीरो होगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड में होगा। सेकेंड ऑप्शन मार्क करेंगे। एक्सक्यूज सर, हाँ डियोन बोलो। सर वहाँ लास्ट ऑप्शन में सर जो जिंक सॉलिड से जिंक 2+ एक्वस बन रहा है सर, आयन बन रहा है सर, उसके कारण भी एंट्रोपी बढ़ती है ना? हाँ डेफिनेटली, जिंक एक्वस में बनने से एंट्रोपी बढ़ती है, और H+ के H2 गैस में जाने से भी एंट्रोपी बढ़ती है। कुल मिलाकर एंट्रोपी चेंज इसका पॉजिटिव है। यस सर। ठीक है ना, H+ एक्वस H2 गैस में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, पर एट द सेम टाइम ये भी देखें कि 2H+ की जगह 1H2 बन रहा है, तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी शायद। फिर भी एंट्रोपी चेंज इस रिएक्शन का पॉजिटिव ही बोलेंगे। जिस रिएक्शन में डेल्टा Ng पॉजिटिव हो वहां पर इनवेरिएबली डेल्टा S भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यस सर। चलिए 9th क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। डेल्टा H0 नेगेटिव है, डेल्टा S0 पॉजिटिव है। Which of the following plots accurately describes the variation of logarithm of equilibrium constant with temperature? इस तरह की स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने बात की हुई है। इसके लिए आपको दो इक्वेशंस को कंबाइन करना होता है। एक तो होता है डेल्टा G0 is equal to डेल्टा H0 minus T डेल्टा S0 and is also equal to minus RT ln K। तो डेल्टा G0 के ये दो एक्सप्रेशंस आपको कंबाइन करने होते हैं। अगर भूल भी जाओ तो भी विद इन सेकेंड्स दोनों इक्वेशंस लिखकर कंबाइन कर सकते हैं। तो ये प्लस डेल्टा S0 बाय R माइनस डेल्टा H0 बाय RT बन जाता है। और अगर आपने रिवीजन किया हुआ तो आपको क्विकली रिमाइंड हो जाएगा कि ln K वर्सेस 1/t स्ट्रेट लाइन होता है, उसका स्लोप ये है और y इंटरसेप्ट ये है।
अब क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सोचिए, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। Both positive. तो स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है तो y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन ढूंढिए जिसका स्लोप भी पॉजिटिव हो और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो, वो कौन सी है? Second option. Second option. सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। यहाँ पर 4 केसेस बनते हैं डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट को लेकर, तो बहुत आसानी से इन चारों में से कोई और ग्राफ भी सही हो सकता था। हाँ, ये वाला सही नहीं होगा नॉर्मली। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप तो 0 है। ये तभी सही हो सकता है जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू खुद 0 हो, ठीक है, जो कि रिएक्शंस में होगा नहीं। 10th क्वेश्चन, predict the sign of entropy change for the system for both of the following processes। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ग्रेफाइट का कंबस्शन किया लेकिन फुल कंबस्शन नहीं हुआ है, पार्शियल बर्निंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। सोचिए नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़े या कम हुए? सबसे पहला इंस्टिंक्ट तो यही होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ गैस मोल्स के बारे में सोचें। नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो रहे हैं, ये तो कंडेंसेशन है, तो एंट्रोपी भी कम होगी। डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 11th क्वेश्चन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। एंट्रोपी चेंज का साइन जब भी प्रोसेसेस होंगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस 44 लीटर से 52 लीटर्स पर, तो गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट एंट्रोपी? जानते हो ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है NR ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो वॉल्यूम बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगी। ये फॉर्मूला से ना भी सोचें तो भी नॉर्मल कॉमन सेंस ये बताता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ेगा तो गैस पार्टिकल्स का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्चुअली बढ़ेगा, रैंडमनेस ज्यादा स्पेस में फैलेगी और एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है ना, गैस का एक्सपेंशन हमेशा एंट्रोपी बढ़ाता है आइसोथर्मल कंडीशंस में। प्रेशर अगर बढ़ जाए तो, प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आइसोथर्मल कंडीशंस में वॉल्यूम कम हो रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है तो एंट्रोपी भी कम हो रही होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। चलिए आते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, इसको पढ़कर इसका आंसर डिसाइड करें। इसके सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर ये लेस देन का सिंबल आएगा, पढ़िए और डिसाइड करिए। So this is the coin and this is the cold water. This is the hot coin. हीट का लॉस मतलब बाहर वाले वातावरण में नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो वाटर और पैनी के बीच में हुआ। मतलब इस क्वेश्चन के नजरिए से यूनिवर्स बस यहीं तक है, क्योंकि बाकी दुनिया से इसका कोई कांटेक्ट है नहीं, मतलब कोई हीट एक्सचेंज, किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है। तो सोचिए हीट ट्रांसफर किधर से किधर होगा? हीट ट्रांसफर ऑलवेज अकर्स फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, और ये स्पॉन्टेनियसली होता है या नॉन स्पॉन्टेनियसली? ऑब्वियसली दिस इज स्पॉन्टेनियस। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो इसके होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और यूनिवर्स यहाँ पर बस इतना ही है, कॉइन एंड वाटर। सिर्फ इन दोनों के ही एंट्रोपीज में परिवर्तन होगा, बाकी दुनिया से तो इसका कोई संपर्क है नहीं, एनर्जी ट्रांसफर है नहीं। पर ये भी सोचो, पैनी कूल हो रही है या हीट हो रही है? पैनी इज गेटिंग cooled down and water is getting heated up a little bit, तो
किसकी एंट्रोपी बढ़ेगी और किसकी एंट्रोपी कम होगी? वाटर की बढ़ेगी और पानी की कम होगी। तो दोनों की एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव नहीं है। वाटर हीट हो रहा है तो वाटर की एंट्रोपी बढ़ेगी, कॉइन कूल हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, पर ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इनमें से कौन सा टर्म डोमिनेंट है? डेफिनेटली वाटर की एंट्रोपी का चेंज ज्यादा है, ठीक है ना। डेल्टा एस फॉर वाटर मस्ट बी मोर देन डेल्टा एस फॉर कॉइन मैग्नीट्यूड वाइज। इसी तरह का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। The decrease in entropy of the penny is less than the increase in entropy of the water. Overall, the entropy of the universe has to increase. Second option is correct. हाँ पीयूष बोलो। सर ये कब पॉलीस्टाइरीन की जगह कॉपर का होता तो भी इसका आंसर बी ही होता ना सर। तो फिर तो तीन चीजें हो जाती, पानी के साथ भी हीट ट्रांसफर होता और मेटल बॉडी के साथ भी हीट ट्रांसफर होता, ठीक है ना। तब तो तीन चीजें हो जाती, एंट्रोपी चेंज फॉर द वाटर प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर कॉइन प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर द कंटेनर वॉल्स, वो सब मिलाकर पॉजिटिव होना चाहिए था। तो कॉपर भी अगर पहले लोअर टेम्परेचर पर, तो कॉपर भी हीट होगा, वाटर भी हीट होगा, कॉइन ठंडा होगा, तो इन सब का मिलाकर चेंज पॉजिटिव होगा। मतलब जितनी इसकी एंट्रोपी घटेगी उससे ज्यादा इन दोनों की बढ़ेगी मिलाकर कंबाइंड वे में, ठीक है ना। तो सिर्फ पैनी और वाटर की बात नहीं रह जाती, फिर तो कंटेनर वॉल्स भी पिक्चर में आ जाते, ठीक तो है। सर अपन तब भी ये नहीं कह सकते थे क्या कि मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा चेंज वाटर की एंट्रोपी में ही आएगा? नहीं, तब तो नहीं कह सकते थे। वाटर और कॉपर दोनों को मिलाकर बोल सकते थे कि ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। यस। हाँ प्रियांश बोलो। सर इसी केस में एंथैल्पी जज करने का भी आता है ना, एक बार प्लीज वो भी बता देंगे। एंथैल्पी तो ऑब्वियसली बराबर होगी क्योंकि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नहीं, जो अभी कॉपर वाला केस बोला उसके अंदर जिसमें हीट डिसिपेट हो सकती है। हाँ तो भी जो तो टोटल हीट लॉस्ट बाय कॉइन है, दैट वुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट लॉस्ट, या ऐसे कहें हीट गेन्ड बाय कॉपर, ठीक है। और अगर थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहना है तो सारी हीट्स का सम जीरो भी बोल सकते हैं। मास ऑफ कॉइन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉइन टाइम्स टेम्परेचर चेंज ऑफ कॉइन, ठीक है, टेम्परेचर चेंज ऑफ कॉइन प्लस मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, टेम्परेचर चेंज फॉर वाटर, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट फॉर कॉपर, टेम्परेचर चेंज फॉर कॉपर, सब जीरो होना चाहिए मिलाकर। इनके साइन अपने आप अपना केयर कर लेंगे। जो ठंडा हो रहा है उसके लिए डेल्टा टी नेगेटिव होगा, जो गर्म हो रहा है उसके लिए डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। तो ये सारे चीजें मिलाकर सम जीरो होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सर इसमें स्टेट चेंज का भी पूछते हैं ना कि इनमें से किसका स्टेट चेंज हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आगे है, आप वेट करिए। ओके सर। 13th क्वेश्चन, इफ डेल्टा जी एंड इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, तो आप क्या बोलेंगे? डेल्टा जी स्मॉल है और पॉजिटिव है। डेल्टा जी से हमें क्या पता चलता है? whether a process is spontaneous or not. If delta G is positive, then the process about which we are talking about is non-spontaneous. मतलब वो फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, जिस तरह से लिखी हुई है वैसे नहीं जाएगी, बैकवर्ड्स आएगी। और स्मॉल होने का मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस तो है बट हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती उतना ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस होती। मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और हम इक्विलिब्रियम के पास हैं। आप जानते हो ना इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या हो जाता है? जीरो। और अगर डेल्टा जी स्मॉल पॉजिटिव है मतलब जीरो के क्लोज है, इसका मतलब प्रोसेस भी इक्विलिब्रियम के क्लोज है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अपन को मार्क करना चाहिए? डी। फोर्थ ऑप्शन
system is near equilibrium and the reverse process is spontaneous. 14th question. हाँ सर Divan, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने जज कैसे किया कि एंटायर सिस्टम की एंटायर यूनिवर्स की बढ़ेगी सर एंट्रोपी? ये तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, जो चीज अपने आप हो रही है उसके होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती ही है। क्या हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट स्पॉन्टेनियस है? यस सर। जब आप एक हॉट कॉइन ठंडे पानी में गर्म सिक्का डाल दोगे तो हीट ट्रांसफर तो होगा ही होगा ना, यस सर। अपने आप होगा, और इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके सर। जो हम बोलते हैं फिजिक्स में कि हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट फ्लो करती है, उसका कारण ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट जाने पर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ता है। ठीक है। यस सर। 14th क्वेश्चन। ए से बी डायरेक्ट कन्वर्जन डिफिकल्ट है, तो हम इस तरह की पाथ से जा रहे हैं, पहले ए से सी, फिर सी से डी, फिर डी से बी, और हमें ए से बी का एंट्रोपी चेंज बताना है। तो क्या हो जाएगा? वो तो आसान है, एंट्रोपी चेंज फॉर ए टू बी डायरेक्टली जाएं, या पहले ए से सी जाएं, फिर सी से डी जाएं, फिर डी से बी जाएं। सारे स्टेप्स के एंट्रोपी चेंजेस को ऐड करें तो वही एंट्रोपी चेंज आना चाहिए जो डायरेक्ट पाथ में आता। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग ओवर हियर। ए टू सी का एंट्रोपी चेंज 50 EU का मतलब है एंट्रोपी यूनिट्स, सी से डी के लिए 30 एंट्रोपी यूनिट्स, और ये बी टू डी दे रखा है, तो डी टू बी के लिए क्या हो जाएगा? -20 एंट्रोपी यूनिट्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 एंट्रोपी यूनिट्स। यहाँ पर एक ऑप्शन नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन मार्क करेंगे, सी को नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखो। चलिए 15th क्वेश्चन, ये जेईई मेन एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियसली, हो सकता है आपने करा भी हो। लॉग के की वैल्यू फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज गिवन है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, एक प्रोडक्ट के बारे में भी गिवन है, तो आपको लॉग के बताना है। सोचो क्या डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट की मदद से हम डेल्टा जी नॉट फाइंड कर सकते हैं, और अगर डेल्टा जी नॉट आ जाए तो अपन डेल्टा जी नॉट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इज -RT ln k 2.303 RT log k is also equal to delta H naught minus T delta S naught। करके बताएं क्विकली। डेल्टा एच नॉट के सबस्क्रिप्ट में ही टेम्परेचर एक्चुअली मेंशन्ड है, तो टेम्परेचर 298 केल्विन है, लॉग में बेस 10 चल रहा है, -54.07, टेम्परेचर 298, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू 10। ये प्रोडक्ट क्वेश्चन ने हमें बता ही दिया, वैसे मैंने भी आपको बता रखा है। 2.303 RT की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर 5.705 किलो जूल्स पर मोल होती है, ये चीज आपको ध्यान भी रख लेनी चाहिए। -54.07 में चाहिए 1000 से डिवाइड भी होगा किलो जूल्स में लाने के लिए, ठीक है ना, किलो जूल्स में लाने के लिए डिवाइड होगा, किलो जूल्स पर मोल, और ये क्वांटिटी भी अगर आप किलो जूल्स में लाना चाह रहे हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, 5.705 किलो जूल्स पर मोल लॉग के 2.98 बन जाएगा, और जब आप इन दोनों को भी कंबाइन करोगे तो 57.05 किलो जूल्स पर मोल आएगा। यहां से लॉग के की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, लॉग के की वैल्यू
log k की वैल्यू ऐसे 10 आ रही है, सेकेंड ऑप्शन मार्क होगा। अगर k की वैल्यू पूछी होती तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ से 10 to the power 10, ये क्वांटिटी 10 की पावर में चली जाती है। ठीक है, 16th क्वेश्चन, for every chemical reaction at equilibrium, standard Gibbs free energy of reaction is 0. Second statement, at constant temperature and pressure, chemical reactions are spontaneous in the direction of decreasing Gibbs energy. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में आपको क्या लगता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। देखो यहाँ पर फॉर एवरी लिख दिया, एवरी, और यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख दिया। क्या हर केमिकल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन 0 होता है? नो सर। नहीं, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता। डेल्टा जी नॉट 0 होने का मतलब तो ये हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है। हर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 नहीं होता। डेल्टा जी नॉट तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा जी से हमेशा उन्हीं चीजों की स्पॉन्टेनिटी बताई जाती है जो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो रही हो। ये बात नोट्स में और लेक्चर में एम्फेसाइज की गई थी। डेल्टा जी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रोसेस हमेशा उसी दिशा में स्पॉन्टेनियस होती है जिस दिशा में जाने से गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही हो, नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बट सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, फोर्थ ऑप्शन मार्क होगा। ठीक है, लेट्स कम टू द 17th क्वेश्चन। What mass of ice at 0 degrees Celsius must be added to 100 grams of water at 25 degrees Celsius to cool it to 0 degrees Celsius? कितना आइस ऐड करें 100 ग्राम पानी में कि वो पानी जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ठंडा होकर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए? वाटर की स्पेसिफिक हीट याद भी रख सकते हो, 4.18 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है पर केल्विन। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड वाटर। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है 334 ग्राम जूल्स पर ग्राम। तो सोचो जब आइस ऐड करेंगे पानी में तो कौन हीट लूज करेगा और कौन हीट गेन करेगा? या सरल शब्दों में सोचो कि किसका टेम्परेचर कम हो जाएगा? ऑब्वियसली पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो पानी हीट गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? वाटर इज लूजिंग हीट एंड आइस इज गेनिंग हीट। ठीक है ना? हीट gained by ice must be equal to heat lost by water, या दोनों का हीट का सम 0 भी कर सकते थे। अगर गेन या लॉस्ट नहीं करते तो सिंपली बोलते हीट ट्रांसफर बाय आइस एंड हीट ट्रांसफर बाय वाटर का सम 0 होना चाहिए। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आइस है तो अगर वो हीट गेन करेगी तो मेल्ट होने के लिए ही गेन करेगी। ठीक है ना? ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पर तो आई चुकी है, वो -10 डिग्री सेल्सियस पर तो है नहीं कि इसको टेम्परेचर बढ़ाकर 0 तक पहुंचना पड़ेगा। 0 पर ऑलरेडी है वो, बस अब हीट जो गेन होगी वो मेल्टिंग के काम आएगी। और हर ग्राम 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए 334 जूल्स हीट चाहिए होती है। तो मान लो x ग्राम्स ऑफ आइस है, x ग्राम्स ऑफ आइस मेल्ट हो रही है तो 334 टाइम्स x ग्राम्स ऑफ हीट गेन करेगी। और वाटर ने कितनी हीट लूज करी, इसके लिए अपन ms डेल्टा t ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वाटर का मास 100 ग्राम्स है, स्पेसिफिक हीट 4.18 है, और क्योंकि डेल्टा t नेगेटिव है, ध्यान रहे डेल्टा t नेगेटिव है, 0 -25 फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी मैं पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाह रहा हूं।
क्योंकि हीट लॉस्ट की बात हो रही है, इसलिए अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हो तो बाहर माइनस भी लगा दो ताकि मैग्नीट्यूड मिल जाए। बस यहां से अपन x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। 418 into 25 upon 334, ये x की वैल्यू होनी चाहिए। तो 25 ग्राम से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, 100 ग्राम तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। ये वाला फैक्टर जो है वो 1 से बड़ा है। दिस विल मेक इट क्लोज टू 31.3 ग्राम्स आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, x की वैल्यू 31.3 आनी चाहिए। हाँ पीयूष बोलो। सर ये फाइनल टेम्परेचर अगर 0 की जगह 10 डिग्री सेल्सियस होता ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिख तो देते फिर हैं। अपन कैसे करते हैं? तब मेल्टेड आइस का भी तो मास लेना पड़ता ना फिर सर, हीट गेन रिस्ट्रिक्शन में। हाँ, दोनों तो थर्मल फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन में का आते हैं। अगर दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना है, दोनों 10 डिग्री सेल्सियस पर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा लिखते हैं, x ग्राम ऑफ हाइट आइस अपन ने ली, 334 जूल्स ऑफ हीट तो उसने मेल्ट करने में गेन करी, प्लस ms डेल्टा t, m is x grams, specific heat is 4.18 joules per gram per degree Celsius, और टेम्परेचर उसका रेज हो रहा है 10 डिग्री से। ये आइस पहले मेल्ट हो रही है, मेल्ट होने में इतनी हीट लग रही है, फिर मोल्टन जो आइस है मतलब वाटर जो है वो हीट हो रहा है, और जो कंटेनर में प्रेजेंट वाटर था वो पहले से 25 डिग्री सेल्सियस पर था, 100 ग्राम, वो कूल हो रहा है। तो जितना उसके कूल होने में हीट रिलीज हो रहा है, उतना ही आइस हीट गेन कर रही है 10 डिग्री सेल्सियस तक आने में। तब कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर्स को इक्वेट करना पड़ेगा, बस कुल मिलाकर बात ये है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के बेसिस पर अपन डिसाइड कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। 18th question, this curve is produced when a pure substance is heated. Which characteristic of this curve is related to the value of the enthalpy of fusion of the substance? कौन सा पार्ट जो है वो enthalpy of fusion को रिप्रेजेंट कर रहा है? This should not be very difficult. Enthalpy of fusion, ये पूरा हीटिंग कर्व है, तो ये वाला पार्ट सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, ये लिक्विड स्टेट होना चाहिए, और ये गैसियस स्टेट होना चाहिए। आपको पता है जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है उस दौरान टेम्परेचर चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है? जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है उस दौरान हीट तो देनी पड़ती है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और ये वो हिस्सा है ग्राफ का, ये ग्राफ का वो हिस्सा है जिसमें लिक्विड गैस में बदल रहा है, मतलब बॉयल हो रहा है, इस दौरान भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो DE जो है वो बॉइलिंग को रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को, और BC जो है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ ऑफ BC जितना ज्यादा होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड ऑप्शन सही होना चाहिए। 19th क्वेश्चन, ये तो आसान होगा। कॉफी कप कैलोरीमीटर में क्या होता है, याद करो। कॉफी कप कैलोरीमीटर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है या कांस्टेंट वॉल्यूम? कांस्टेंट प्रेशर। कॉफी कप कैलोरीमीटर इज कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, और Q की वैल्यू डेल्टा H के बराबर होती है। सही है, W0 नहीं होता, W0 कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में Q की वैल्यू डेल्टा S के बराबर थी, एकदम गलत है, डेल्टा U के बराबर होती है। Heat of a process at constant volume is delta U. Heat of a process at constant pressure is delta H. बॉम्ब कैलोरीमीटर में W0 होता है, ये भी गलत है। First statement is correct. 20th question, for which substances and conditions can entropy be zero? Standard entropy कब जीरो हो सकती है? क्या एलिमेंट्स के लिए 0 केल्विन पर एंट्रोपी जीरो हो सकती है? जैसे आयरन के लिए 0 केल्विन पर एंट्रोपी जीरो हो सकती है क्या? इट कैन बी, ठीक है।
कंपाउंड्स के लिए भी अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो फिर एंट्रोपी जीरो हो सकती है. एंट्रोपी ऑफ अ प्योर परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट 0 केल्विन. गैसेस एट 298 केल्विन के लिए जीरो नहीं होगी. अच्छा, अगर गैस एट 0 केल्विन लिखा होता तो गैस Non- 0 केल्विन Zero. पर भी अगर मान लो में है तो भी एंट्रोपी जीरो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी इनहेरेंट डिसऑर्डर तो होगा ही. परफेक्ट ऑर्डर तो सॉलिड स्टेट में ही आ सकता है. वैसे 0 केल्विन तक कोई भी सब्सटेंस गैस बना नहीं रहता है. इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स हैं. थर्ड ऑप्शन. 21st क्वेश्चन. HCl को मिक्स किया NaOH के साथ, टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल ऑफ HCl कितना होगा ये बताना है आपको. सॉल्यूशन का स्पेसिफिक हीट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है. ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी मैंने कराया हुआ है, अगर आप नोट्स देखेंगे तो. पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बताओ. न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम 100 ml है. डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब 100 ml का मास 100 ग्राम्स. ठीक है, तो मास आ गया. स्पेसिफिक हीट पता है, टेम्परेचर पता है, तो कितनी हीट रिलीज हुई है ये पता कर सकते हैं. रिएक्शन में जो हीट रिलीज हुई है उसकी वजह से ही टेम्परेचर में राइज आया है. टेम्परेचर राइज रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, एम एस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस. 418 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1254 जूल्स. इतनी हीट रिलीज हुई है. क्या यही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्लेम कर दें? ध्यान रहे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल ऑफ HCl पूछा है. वैसे भी एंथैल्पी चेंजेस हमेशा कोफिशिएंट्स को मोल्स मानते हुए बताए जाते हैं. 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH जब एक दूसरे को कंज्यूम करके 1 मोल NaCl बनाएंगे एंड 1 मोल वाटर भी, तो उस एंथैल्पी चेंज को अपन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे. अभी कितने HCl के मोल्स थे? 5 मिलीमोल्स. NaOH के भी 5 मिलीमोल्स. ठीक है, तो ये तो है 5 मिलीमोल्स पर, 5 into 10 to the minus 3 मोल्स ऑफ HCl पर. तो 1 मोल ऑफ HCl पर कितना होगा? 1254 डिवाइडेड बाय 5, और ये किलो जूल्स में आ जाएगा. तो देखिए ये कितना है, ये है 55.8 किलो जूल्स पर मोल. इसका साइन नेगेटिव भी बोलेंगे क्योंकि ये हीट रिलीज हुई है. वैसे आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लगभग -57 किलो जूल्स पर मोल होता है. सर 25.8 होगा. 25.8 आ रहा है. ओके सॉरी, मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी. 25.8, तो ये वैल्यू तो थोड़ा गलत आ रही है रियल वैल्यूज से, पर जो भी आ रही है क्वेश्चन के आधार पर तो यही आंसर मार्क करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है ना, कुछ गलत है क्या? 258 258 के आसपास आ रही है ना. 25 250.8 250.8 किलो जूल्स, फर्स्ट ऑप्शन. 22nd क्वेश्चन, तो सरल होना चाहिए क्योंकि डेल्टा जी और टेम्परेचर के ग्राफ पर अपन काफी बात करते हैं. इसका जो y इंटरसेप्ट है वो डेल्टा H है और स्लोप माइनस डेल्टा S है. तो ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करो.
और सोचो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन इज स्लैंटिंग टुवर्ड्स डाउन, तो स्लोप नेगेटिव है तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। अच्छा, जिन प्रोसेसेस में डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हों, वो प्रोसेसेस हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होती हैं, या एक टेम्परेचर से नीचे स्पॉन्टेनियस होती हैं, या एक टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होती हैं? क्या लगता है आपको? डेल्टा एच और डेल्टा एस जिन प्रोसेसेस में पॉजिटिव होता है, वो प्रोसेसेस एक टेम्परेचर के ऊपर जाकर स्पॉन्टेनियस हो पाती हैं, एक टेम्परेचर के बियॉन्ड जाकर डेल्टा जी नेगेटिव हो पाता है। एनीवेज, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। 23rd क्वेश्चन, ये तो बस कैलकुलेशन बेस्ड है। डेल्टा जी नॉट गिवन है, के फाइंड करना है, करके बताइए क्विकली। सो डेल्टा जी नॉट is minus 2.303 RT log K। 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है। अच्छा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, ये देखकर क्या आप के बारे में कुछ बता सकते हो? के 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, कैसा होना चाहिए? 1 से छोटा। 1 से छोटा होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो के 1 से छोटा ही होगा। ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, सी या डी में से कोई होगा, और जहां तक संभावना लग रही है डी होगा। 30.5 है ये किलोजूल्स पर मोल। 2.303 RT की वैल्यू भी बताई हुई है, -5.705 किलोजूल्स पर मोल लॉग के। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में एस्टिमेट करिए। ये क्वांटिटी 5 से ज्यादा आएगी, 5 से ज्यादा आएगी मतलब मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन है। अगर ये 5 से ज्यादा आएगी, मान लो अगर ये 6 भी आती, -6, तो के की वैल्यू क्या होती? 10 to the power -6, और उसी ऑर्डर में आंसर आएगा। 0.86 डेफिनेटली आंसर नहीं आएगा। जिस तरह के ऑप्शंस हैं उनको देखते हुए हमें आगे कैलकुलेशन करनी नहीं चाहिए, दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। फोर्थ ऑप्शन मार्क करिए। 24th क्वेश्चन, एक प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है और एंडोथर्मिक भी है, एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, उसके लिए इनमें से कौन सी कंडीशन वैलिड होगी? अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव। अभी अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन किया है ये उसी का इम्प्लीकेशन है। अभी अभी मैंने बोला भी था, जिन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, अच्छा डेल्टा एच का पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनिटी के फेवर में है या अगेंस्ट है? अगेंस्ट है ना, तो ऐसी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब हो पाएगी जब एंट्रोपी एटलीस्ट फेवर में आए। एंथैल्पी फेवर में नहीं है तो एंट्रोपी फेवर में आए, और एंट्रोपी फेवर में आने का मतलब एंट्रोपी चेंज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोसेस एक टेम्परेचर के ऊपर जाकर स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन सही है। 25th क्वेश्चन, डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट की वैल्यूज 4 डिफरेंट रिएक्शंस के लिए गिवन है। किस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ज्यादा बढ़ेगा? increase the most, becoming more positive when the temperature is increased from 0 degree Celsius to 25 degree Celsius। टेम्परेचर बढ़ाने से किस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट ज्यादा बढ़ेगा? इट विल बिकम मोर पॉजिटिव। डिसाइड करने की कोशिश करें। होपफुली आपने कोई डिसीजन लिया है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी नॉट तभी बढ़ेगा जब स्लोप पॉजिटिव हो। फॉर डेल्टा जी नॉट टू इंक्रीज विथ टेम्परेचर
rise. Slope positive होना चाहिए, मतलब minus delta S naught should be positive. That means delta S naught should be negative. और जिस रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा. स्लोप ज्यादा पॉजिटिव होगा तो ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा. ए और बी तो डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकते, इनका स्लोप नेगेटिव है. स्ट्रेट लाइन इज स्लांटिंग डाउनवर्ड्स. डेल्टा जी विल डिक्रीज, डेल्टा जी नॉट विल डिक्रीज विद टेम्परेचर. इंक्रीज होने के लिए स्लोप ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना. और लेसर नहीं, ग्रेटर स्लोप होना चाहिए. तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है. होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन करना समझ में आ रहा था. ज्यादा कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं लिए, लेने भी नहीं है अपने को, बट कंसेप्ट्स में स्ट्रांग रहना है और थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस करना सीखना है. हाँ पीयूष बोलो. सर क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर वो लास्ट स्टेप के बाद आपने कैलकुलेशन स्किप कैसे की थी, एक बार वो वाला पार्ट वापस बताएंगे प्लीज. थोड़ा सा तो नंबर्स का आइडिया लग जाना चाहिए. देखो ये 30 के आसपास है, ये 6 के आसपास है. अगर ऊपर वाला नंबर 30 होता, नीचे वाला नंबर 6 होता, तो डिवीजन करने पर क्या आता? सोचो, 5 आ जाता. यस सर. और अगर नीचे वाला नंबर 5 होता, ऊपर वाला नंबर 30 होता, तो क्या आ जाता? 6 आ जाता. तो ये बिटवीन -5 एंड -6 है. और अगर लॉग की वैल्यू 10 टू द पावर -5 और -6 के बीच में है, तो k की वैल्यू 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -6 के बीच में होगी. और ऐसा बस एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है. थोड़ा सा नंबर्स को अगर अच्छे से इंटरप्रेट करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, कंसेप्ट्स क्लियर रहे, तो फिर मार्क कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन. और करना ही चाहिए, ऑप्शंस आपकी मदद के लिए हैं, ठीक है ना पीयूष. चलिए ठीक है, फिर आज अपन यहीं तक अपना डिस्कशन रखते हैं. अब आगे वाली क्लासेस में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे, मतलब मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके लेंगे. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कशन क्लासेस आगे संदीप सर लेंगे, ठीक है.